हाँ क्या मिस। करना है? दिस इज वन क्वेश्चन, वन टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट डिमांड एंड सप्लाई का एग्जाम में। देखो ध्यान से, हाँ इजी है, सिर्फ माइंड ऐसे बोलता है कि डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फिगर्स है, बट दिस क्वेश्चन इज इजी। सुनना ध्यान से। द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज ₹50। तो मैं वर्किंग के लिए जस्ट मैं लिखती जा रही हूँ साथ में। देखो 1 kg शुगर ₹50। एट दैट प्राइस 10 kg इज डिमांडेड। तो इस प्राइस पे क्वांटिटी क्या है? 10 kg। इफ प्राइस ऑफ टी, अभी शुगर और टी, पहले मुझे ये बात बताओ, शुगर और टी किस टाइप के गुड्स होते हैं? मिस सब्स्टिट्यूट। मतलब या तो शक्कर नहीं मिस, पिएगा या तो चाय। कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट मतलब ये नहीं सॉरी, कि चले। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, दोनों साथ में चाहिए ना, चाय और शक्कर। 2-3 दिन फीकी चाय पिए यदि सब्स्टिट्यूट है तो। ठीक है। टी एंड शुगर यू डिमांड। मिस मैंने टी कॉफी सुना था। ओके, तो टी एंड शुगर साथ में डिमांड करते हैं ना, तो इसके लिए गुड्स कौन सा है हमेशा साइड में लिख लेने का, कौन सा गुड्स है, कहीं ना कहीं काम आएगा तुमको। गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, साथ में चाहिए। तो अभी जब 1 kg शुगर 50 रुपीज का है, तो शुगर की क्वांटिटी जो डिमांड हो रहा है वो 10 kg है। ठीक है। इफ प्राइस ऑफ टी फॉल्स, ये शुगर की बात थी, अभी टी की बात कर रहा है। इफ प्राइस ऑफ टी फॉल्स फ्रॉम 30 to 25 रुपीज पर kg, तो टी की जो प्राइस है वो क्या हुआ? ₹30 थी, उससे गिर के ₹25 पर kg हो गई। द कंजम्पशन ऑफ शुगर राइजेस फ्रॉम 10 kg to 12 kg। तो क्योंकि टी की प्राइस गिरी है, इसलिए टी का कंजम्पशन बढ़ेगा। टी का कंजम्पशन बढ़ेगा तो शुगर भी तो और साथ में चाहिए उसमें मिला के पीने के लिए, तो शुगर का भी कंजम्पशन बढ़ेगा। तो दैट राइजन फ्रॉम 10 kg to 12 kg। फाइंड आउट द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी एंड कमेंट ऑन इट्स वैल्यू। अब ये पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अभी इसका फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं? किसी को फॉर्मूला ध्यान है? फॉर्मूला मिस क्या है? चेंज इन डिमांड अपॉन द ओरिजिनल डिमांड इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। ओके, तो ये जो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? डेल्टा क्यू ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन क्यू ऑफ एक्स कमोडिटी इनटू प्राइस ऑफ वाई अपॉन डेल्टा या चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। ये फॉर्मूला तुम लोग को आता है? मतलब इसको इसको हम बेसिकली, ये फॉर्मूला किसका है? क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ या ना? आता है मिस। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे x को शुगर बोलती हूँ और x को मैंने शुगर बोला है और y को मैंने t बोला है, तो तुम लोग मुझे ढूंढ के बताओ ना, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ शुगर कितना हुआ? तुम बताओ, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ शुगर कितना हुआ? -1.2। 1.2 कैसे हुआ? पहले 10 किलो शक्कर। फाइनल आंसर पूछ रहे हो या क्या पूछ रहे हो? मैं फाइनल आंसर बोल रहा हूँ। नहीं, फाइनल नहीं, मैं सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ शुगर बोल रही हूँ, वो बताओ। मिस वो 2 kg। हाँ 2 kg ना, 10 kg से 12 kg हुआ तो 2 kg। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ शुगर इज 2 kg। तो ये लिखा मैंने 2 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ शुगर कितना है? 10 इनटू ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी कितना है? 30 लिखा है ना, 30 से 25 तो 30, और चेंज इन प्राइस कितना है? -5। 30 से गया ये 25 तो -5। तो आप देखो ना, यदि मैं ये 0 0 कैंसिल कर देती हूँ, 3 2 6 अपॉन -5, तो ये कितना वैल्यू मिलता है मुझे? -1.2। अभी आपको ये फाइंड आउट करना तो इजी है। अब कमेंट करो इसके ऊपर, मतलब इसका इलास्टिसिटी जो है
ये -1.2 है, कमेंट क्या करोगे उस पे? Means as the elasticity is negative, the products are complementary goods. हाँ, बिकॉज यहाँ पर इलास्टिसिटी नेगेटिव आई है, और ये ना एमसीक्यू में दे आस्क आल्सो चिल्ड्रन इलास्टिसिटी नेगेटिव है, विच टाइप ऑफ गुड्स आर दे, तो हमने प्रूव करके भी दिखाया है व्हेन इलास्टिसिटी इज नेगेटिव गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर. दिस क्वेश्चन यू कैन गेट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो. यदि किसी को नहीं समझ में आया है तो अभी बोल दो मुझे. Everyone understood? Yes, ma'am. ओके, सो एक और हम सम करेंगे, और उसके बाद मैं आपको करने दे रही हूँ सम्स. देखो, प्राइस ऑफ 1 kg टी इज इक्वल टू ₹30. ठीक है, एट दिस प्राइस 5 kg ऑफ टी इज डिमांडेड. इस पे क्वांटिटी कितना है? 5 kg. इज द प्राइस ऑफ कॉफी, अभी यहाँ पे टी की बजाय वो लोग कॉफी की बात कर रहे हैं. कैसे गुड्स हैं टी और कॉफी? Substitute. हाँ, तो यू हैव टू राइट इट, दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. ठीक है, सो इफ द प्राइस ऑफ कॉफी राइसेस फ्रॉम 25 to 35 per kg, मतलब कॉफी ₹25 पर केजी थी, उससे ₹35 पर केजी हो गई. द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी राइजेस फ्रॉम 5 kg to 8 kg. तो जो क्वांटिटी 5 kg थी ना, अभी वो न्यू क्वांटिटी 8 kg हो गई है. ठीक है, तो है ना, अभी वो लोग क्या पूछ रहे हैं? फाइंड आउट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टी. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टी. तो सबसे पहले तो क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, मोहित फॉर्मूला बताना क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का. मोहित फॉर्मूला आता है? हाँ मिस. बोलो. हाँ, तो डेल्टा, हाँ तो डेल्टा इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स. टी, डेल्टा हाँ एक्स अपॉन क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स इंटू पी वाई, हाँ, पी वाई अपॉन, डेल्टा ऑफ पी वाई. हाँ. अभी मैं जिग्नेश, मैं डेल्टा क्यू एक्स में क्या डालू? 3 kg. हाँ, 3. 5 kg से 8 kg, तो 3 kg. प्राइस डेल्टा क्यू एक्स में क्या डालू? Miss original Delta- quantity ना. हाँ, तो वो कितना होगा? 5 kg ओरिजिनल था, हाँ miss. इनटू प्राइस ऑफ वाई. वो कितना होता है प्राइस ऑफ वाई? 25. ओरिजिनल प्राइस 25 है ना कॉफी की, तो 25 अपॉन डेल्टा पी वाई. चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कितना है? 10. ओके, तो अभी मुझे सॉल्व करके बताओ. 25 3 सा 75 अपॉन 50 कितना आ रहा है ये? 1.5. प्लस में या माइनस में? पॉजिटिव है. पॉजिटिव है. तो इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं? The elasticity of demand is plus 1.5, showing that the demand of tea is highly elastic with respect to coffee. The positive sign लिख लो यहाँ पे. The positive sign प्लीज, ये पॉजिटिव साइन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है.
the positive sign shows that tea and coffee are substitutes. यदि नेगेटिव साइन होता तो वो लोग क्या बताता? टी एंड कॉफी आर Complementary goods. tea and coffee are complementary in nature, complementary goods. Okay? अभी ये सबको समझ में आ गया है क्या? तो मैं एक हाँ मिस। पूछती हूँ, उसका आंसर जो मार्क्ड है ना वो रॉन्ग है, तो तुम सही आंसर तुम खुद से ढूंढ के निकालना. ठीक है? क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? Question 50. क्वेश्चन नंबर 50. प्लीज डू इट ऑन योर ओन. आप मुझे बोलते जाएंगे, मैं तो सिर्फ आपका ना फॉर्मूला लिख देती हूँ. डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स इंटू पी वाई अपॉन डेल्टा पी वाई. आप ही बताओ क्या फिल करूं क्या करूं. मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करती हूँ. टी एंड कॉफी आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, यानी कि इनकी इलास्टिसिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव. गिवन द प्राइस ऑफ टी एंड कॉफी. देखो जब पता है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी, तो यहाँ कोई माइनस साइन का हो तो उसको पहले ही रूल आउट कर देना, क्योंकि माइनस साइन तो कॉम्प्लीमेंट्री में होता है ना. सो गिवन द प्राइस ऑफ टी एंड कॉफी बीइंग ₹100 and 200 per kg, तो यदि मैं प्राइस की बात करूं तो टी का कितना प्राइस है? 100 और कॉफी का कितना प्राइस है? 200. A consumer is prepared to buy 3 kg each, यानी कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो दोनों की 3 kg है. If the price of tea remains the same and the price of coffee rises to 400 per kg, तो कॉफी का प्राइस 200 की बजाय 400 हो रहा है. तो चेंज इन प्राइस आप देख सकते हो 200 है. द डिमांड फॉर टी गोज टू 6 kg. तो जो क्वांटिटी है ना, पहले दोनों का 3 kg था, 3 kg था, तो अभी जो न्यू क्वांटिटी है, द डिमांड फॉर टी गोज टू 6 kg. तो टी का नया डिमांड 6 kg है एंड द कॉफी फॉल्स टू 1 kg. 3 kg की बजाय ये 1 kg आ गया कॉफी. The elasticity of substitution between the tea and coffee is. आप मुझे फाइंड आउट करके बताओ. मैं क्या लिखूं? Miss, हाँ मेरे को आंसर 1 आ रहा है. हाँ, आंसर आपका सही आ रहा है. ये जो इन्होंने पीछे दिया ना जिग्नेश, ये रॉन्ग है. अरे हाँ मिस. ओके, तो अभी मुझे डेल्टा क्यू एक्स में क्या लिखूं मैं? बोलो. 3. देखो 3 कैसे आया? देखो पहले 3 kg शुगर था, 3 kg की बजाय 6 kg शुगर है. 3 की बजाय 6 kg शुगर है, तो वो चेंज इन क्वांटिटी क्या हुआ? 3 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी कितना हुआ? 3. वो भी 3 था ना, पहले 3 kg मांग रहे थे, तो 3 इंटू पी वाई. मतलब अभी मुझे किसका प्राइस देखना है? टी का कि कॉफी का? कॉफी. तो ओरिजिनल कॉफी का कितना था? 200. ठीक है ना. तो चेंज इन पी वाई 200 से 400, चेंज कितना है? 200. 200. तो ये तो सामने सामने दिख रहा है ना, 1/1. 600/600, 1/1. तो 1 आंसर होना चाहिए. समझ में आया? हाँ मिस. ओके, नेक्स्ट. X, the consumer, spends his entire income on 2 commodities A and B. जितना कमाता है सब एक ही पे, A और B पे, 2 ही कमोडिटीज पे वो स्पेंड कर देता है. If the price of A increases by 10%, जो भी प्राइस है A की वो 10% से इंक्रीज हो गई, 10% से इंक्रीज हो गई.
and his expenditure on B remains the same. और B पे जो एक्सपेंडिचर है वो एकदम सेम है, जो पहले कर रहा था, यदि पहले 100 रुपीज B पे स्पेंड कर रहा था, अभी भी B पे 100 रुपीज ही स्पेंड कर रहा है. Then the price elasticity of item A is, price elasticity का फॉर्मूला क्या होता है? Percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. तो उसके पास तो जो इनकम थी वही है ना, तो इसका सीधा सा मतलब है, जब भी बी में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो यदि ए का प्राइस बढ़ा है 10% से, तो ए की क्वांटिटी 10% से उसने कम कर दी, क्योंकि बी तो एकदम सेम ही रहा है. तो बी को जो मैंने हिलाया ही नहीं, तो मैंने ऐसे ही माना कि मेरे पास ही एक ही क्वांटिटी है ए, तो प्राइस और उसमें मेरा हमेशा सेम ही जो एक्सपेंडिचर था जो पहले है वही अभी भी है. तो पी का प्राइस 10% बढ़ा, तो मैंने इसकी क्वांटिटी डिमांडेड 10% कम कर दी, तभी तो मैं सेम एक्सपेंडिचर कर पाऊंगी, मतलब एग्जैक्टली उसी इनकम में कर पाऊंगी. और 10/10 इक्वल टू 1, इसलिए इसका आंसर 1 है. समझ में आया क्या? हाँ मिस. ओके. Yes, मिस miss. मतलब एक यूनिटरी इलास्टिक हुआ ना. हाँ, यूनिटरी 1 मतलब यूनिटरी, 1 मतलब यूनिटरी. सेम वे ये क्वेश्चन भी वैसा ही है. X, a consumer spends his entire income on two commodities A and B. If A price of A falls by 25%, A का जो प्राइस है वो 25% से नीचे गिरा, and still his total expenditure on B remains the same. तो B का जो एक्सपेंडिचर है वो सेम ही है. तो इसका मतलब क्या होगा कि A की यदि प्राइस 25% से क्या बोलते हैं फॉल हुई है, तो क्वांटिटी 25% से राइज हुई होगी. तो 25/25, इन्होंने इसको एज इट इज चेंज ही नहीं किया और इसको भी चेंज ही नहीं किया, तो 25/25 इज 1. तो आंसर ए. ठीक है. एंड 1 इज यूनिटरी इलास्टिक. आपको समझ रहा है? हाँ मिस. Yes, miss. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ये. लग्जरी गुड्स लाइक मान लीजिए स्पोर्ट्स कार, डायमंड नेकलेस, बहुत अच्छा हाउस. सो लग्जरी गुड्स हैव डैश डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी. आज नहीं खरीदा तो फ्यूचर में खरीद लेंगे ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि मुझे आज खरीदना जरूरी है. तो जिनका कंजम्पशन में फ्यूचर डेट पे डाल सकती हूँ, दैट इट इज ओके, आई विल स्पेंड इन फ्यूचर. ठीक है. द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स व्हिच आई कैन डिले. तो उस तरह के गुड्स का इलास्टिसिटी कैसे होता है? हाई होता है. दैट these मिस the postponements of the good, the postponement I can do, तो इलास्टिसिटी हाई होगा. हाँ जिग्नेश बोल. मिस पर लग्जरी गुड्स तो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, तो फिर उनके लिए तो मैटर नहीं करता. नहीं, उनके लिए मैटर इसलिए करता है क्योंकि हर, चाहे वो है ना कोई भी कहीं का भी सिटीजन हो, यूएस का हो, यूके का हो, इंडिया का हो, अफ्रीका का हो, हर एक जने का एक बजट होता है. तो वो लग्जरी गाड़ी शायद 2 करोड़ की होगी और अभी उनके बजट में नहीं है, तो वो पोस्टपोन कर दिया. उन लोग का भी एक बजट होता है ना, तो वो पोस्टपोन. यदि देखो लग्जरी गुड्स हमेशा ऐसे लिख के याद रखो इसको. लग्जरी गुड्स जिसका कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन. अभी नहीं खरीदा, अभी हमारे बजट में नहीं आ रहा है, 2 करोड़ की गाड़ी शायद 2-3 महीने बाद आ जाएगी. तो ऐसे गुड्स जो लग्जरी होते हैं जिसका कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन, उनका इलास्टिसिटी कैसे होता है? उनका इलास्टिसिटी हाई होता है. एंड इफ आई से मिस अ गुड ऑफ वेरी मच नेसेसिटी, जैसे कि अ लाइफ सेविंग ड्रग जो अभी ही चाहिए मुझे, तो उनका इलास्टिसिटी कैसे मिस होगा? इलास्टिक. हाँ वो है ना, लो भी नहीं बोलेंगे, वो तो अभी चाहिए, नहीं तो अरे आदमी मर जाएगा, तो इनइलास्टिक ही बोलेंगे उसको.
हाँ, और पूछो जिग्नेश, क्या पूछना चाहते हो? मेरा डाउट था कि जैसे कि अगर लग्जरी आइटम्स की प्राइस बढ़ी तो भी लोग जो रिच पीपल है वो तो हाँ खरीदेंगे ही ना, हाँ हाँ, यस, लेकिन तो वो साथ, इनइलास्टिक हुआ। अरे अरे अरे, रुको, यदि है ना लग्जरी आइटम्स की प्राइस बढ़ी तो भी फॉर द टाइमिंग वो उन लोग के लिए ज्यादा टेम्पटिंग होगी बिकॉज ऑफ स्नॉब अपील, दैट इज बिकॉज ऑफ वेबलिन इफेक्ट। दे वांट टू स्टैंड आउट ऑफ द भीड़ कि भाई हम है ना कॉमन पीपल नहीं है, ये चीज हमारे पास है, मतलब हम लोग बाहर है, लेकिन हर एक का एक बजट होता है। वो एक साथ तू बोले कि वो तो है ना रिच पीपल है, वो लोग कुछ भी खरीदते, नहीं ऐसे नहीं होता है। दे ऑल्सो, यदि उनका टारगेट है कि मुझे लग्जरी कार लेना है, मुझे लग्जरी होम लेना है, मुझे लग्जरी वॉच लेना है, वो किसी ना किसी को उनको भी पोस्टपोन करना पड़ेगा ना जिग्नेश। सारा का सारा वो भी कहाँ से साथ में लेंगे? हर आदमी का एक बजट होता है। ओके, ओके मैम। है ना? तो उनका इलास्टिसिटी कैसा होता है? लग्जरी गुड्स का इलास्टिसिटी इज हाई बिकॉज यू कैन पोस्टपोन द कंजम्पशन ऑफ एन लग्जरी गुड। आज नहीं खरीदा, एक साल बाद खरीदा, ओके फॉर यू। एंड सारी लग्जरी आइटम्स एक साथ, इनफैक्ट तुम रियल लाइफ में देखो, ऑल लग्जरी आइटम्स कैन नॉट बी बॉट टुगेदर। वो ईयर वाइज या एक इंटरवल के बाद नहीं खरीद सकते हैं। हर एक, कोई ऐसा घर देखा है कि पूरा उसी साल उन्होंने घर भी खरीदा, गाड़ी भी खरीदा, ऑफिस भी खरीदा, डायमंड नेकलेस भी खरीदा? सब एक साल में कोई खरीदता है क्या? धीरे धीरे करके खरीदते हैं ना, बिकॉज ऑब्वियसली रिच हो या पुअर, सबका एक बजट होता है। Next question. If there is increase in quantity supplied with no change in demand, what do you expect? Increase in quantity supplied, इसके एग्जाम्पल में टेक मैंगो। जब ये मैंगो का सीजन आता है तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो जाती है विद नो चेंज इन डिमांड। यदि डिमांड में चेंज नहीं है और क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो गई तो मतलब उन लोग को प्राइस नीचे लाना पड़ेगा, प्राइस नीचे लाना पड़ेगा ताकि जो एक्सेस सप्लाई है वो बिक सके। तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल, और जो क्वांटिटी है वो तो राइज ही होगी ना, क्योंकि सप्लाई बढ़ चुका है। ठीक है, इसको ग्राफ में बना के दिखाऊं, देखो। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, ये मेरा बेसिक डायग्राम है। अभी हुआ क्या? क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो गई तो सप्लाई कर्व कहाँ जाएगा? राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? राइटवर्ड। तो ये क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुई तो ये बना S1 न्यू सप्लाई कर्व, एंड देयर इज नो चेंज इन डिमांड। डिमांड जहाँ है वही है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तो मुझे डिमांड को पे कट करता ये वाला पॉइंट मिला है ना, तो इक्विलिब्रियम, ये जो ई था उसकी बजाय ये नया E1 मिला है। इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल P1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1, Q से Q1 दैट राइजेस। समझ में आया? हाँ मैम। ओके, जितने भी बच्चे Yes. एक क्लास में, हाँ हाँ बोलो। मिस, तो ऐसी कंडीशन में यूजुअली सप्लायर वो प्रोडक्ट की प्राइस नीचे करेगा ना ताकि डिमांड बढ़े। लेकिन तू रियल लाइफ में भी ये देखता है जिग्नेश कि देखो है ना, ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उन लोग प्राइस गिराते ही हैं ताकि और डिमांड बढ़े, है ना? जब ये मैंगो स्टार्टिंग में आते हैं तो 1500 रुपीज दर्जन भी होता है, 700 800 आते आते 300 आ जाते हैं। वो प्राइस गिरती है और क्वांटिटी, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो राइज होती ही है। ये तो रियल लाइफ एग्जाम्पल। हाँ मैम। ठीक है, ये इजी था, फिर भी सुनो, शायद ये पास पेपर में भी है, आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक आई रेड इट देयर। Which of the following is considered production in economics? See, economics में production मतलब क्या सिर्फ physical production of goods होता है या goods and services भी होता है? पहले तो ये बताओ।
Miss, goods and services. दोनों। अच्छा, एक टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या दे रहा है? गुड्स बेच रहा है या सर्विसेज? Service. सर्विस। तो क्या एक टीचर का काम इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन माना जाना चाहिए कि नहीं? हाँ मिस, मानेंगे। Right? So a teacher teaching CA students in CA institute by a teacher, will this be called as production? I'm asking, will this be called as production? Yes miss. Yes. Singing a song before friends, ये कोई production नहीं है. It is for मतलब leisure cause के लिए है. ये production नहीं है. Flying kite for pleasure. Teaching to friends in a library any concept of economics. ये तुम friendship में कर रहे हो. इसमें तुमको कुछ monetary return नहीं है. So that is also not production in economics. Okay, understood? Yes, miss. Okay. Yes, miss. पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पहले आपको मुझे समझाना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, डिफरेंस क्या है? इफ यू रिमेंबर, बोलो। मिस नहीं याद। मिस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ पॉजिटिव साइड बताते हैं कम इकोनॉमी की, और नॉर्मेटिव हमको एडवाइस भी करते हैं। ओके, एक तो ये है, नहीं याद है तो इको का यदि नोटबुक ओपन करके रखा है, लिखो। चिल्ड्रन, वीडियो देख के वापस लिखना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप एग्जाम में एक एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले क्या एक वीडियो खोल के देखोगे? यू शुड राइट इट इन आइदर फिल इन द ब्लैंक फॉर्मेट, और टाइम है तो मल्टीपल चॉइस, जो भी अच्छी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, आपको खुद का नोटबुक बनना चाहिए इकोनॉमिक्स का। It is not possible just 1 month before the exam. It is not possible you will be watching all the videos. तुमको वीडियो अभी ही 2-3 बार देख के खुद का नोट्स बना के रखने चाहिए। अदरवाइज तुम एग्जाम से पहले क्या करोगे? You will be too tied up doing accounts and maths and law. You will not do anything else. तो यदि नोटबुक नहीं बना रहे हो तो तुम भूल जाओ कि तुम ये सब कुछ तुम्हारे आँख के सामने होके भी तुम्हारा रिविजन नहीं होगा। ठीक है? देखो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स लिखो अपने नोटबुक में। मतलब वो फेयरनेस के बारे में बोलता है, व्हाट शुड बी, या व्हाट ऑट टू बी। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? बेस्ड ऑन फैक्ट। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के लिए ये भी याद रखना चाहिए, बेस्ड ऑन वैल्यू। प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। ये तो आता है ना एग्जाम में। तो यदि तुमको इतना पता है, मैंने यहाँ लिखा पॉजिटिव, इनफैक्ट आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्लियरली लिखा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन फैक्ट। और यहाँ पर यही तो लिखा है, पढ़ो ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब द फैक्ट of the economy, while normative economics involves evaluating whether some of these are good or bad. Good or bad का मतलब क्या है? Good or bad for welfare of the people. तो normative economics क्या करेगा? Based on value, what have ought to be, correct? तो इसलिए इसका आंसर बी है। मिस, ए क्यों नहीं है? Positive economics explain the performance of the economy, while normative economics find out the reasons of poor performance.
देखो परफॉर्मेंस क्या है, एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस, पॉजिटिव इकोनॉमी इज explain the performance of the economy, while normative economics find out the reason of poor performance. Finding out reason is one separate thing, and telling what should have been is one separate thing. पहले reason find out करो and then telling what it should have been, दो separate thing है ना, दो separate steps है. हाँ मैं Okay. Next question. क्या scarcity, आप ये एक बात बताओ, scarcity हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, यदि scarcity नहीं होती तो शायद इकोनॉमिक्स भी नहीं होती. Scarcity मतलब कमी होना, that is all factors of production are scarce and therefore they should be utilized in an optimum possible way. ठीक है ना? So scarcity है, इसलिए जो सब चीजें आप चाहते हो वो आपको कभी मिल नहीं सकती, because you will have to make a choice. Scarcity के कारण choice का ऑप्शन आता है, because you have to scarce है resources इतने scarce हैं कि आपको ऐसे एक बंडल बनाना है जिसमें maximum possible satisfaction आपको मिल सके. So what implications does resource satisfy have for the satisfaction of wants? No, not all wants can be satisfied. ये fact है. Not all wants can be satisfied. We will never be faced with the need to make choices. ये बात गलत है. Daily में भी choices करनी पड़ती है हमको. Life में भी choices करनी पड़ती है. We must develop ways to decrease our individual wants. Wants कभी decrease नहीं होती. Human life ही ऐसा है. एक want satisfy होते ही दूसरी want तो पहले ही हाजिर है. तो ये decrease the wants ये हमारे लिए है ही नहीं. The discovery of new natural resources is necessary to increase our ability to satisfy wants. बहुत कम ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने न्यू नेचुरल रिसोर्सेज को निकाला है. ओके, तो ये भी सबके लिए अप्लाई नहीं होता है. अभी देयर वाज एक केस स्टडी थी जिसमें एक कंट्री ने सी का एक पार्ट को सुखा के लैंड बनाया बिकॉज उनको लैंड की कमी पड़ रही थी. तो दैट इज, ये उन्होंने कुछ चेंज किया जो हर कंट्री नहीं कर पाएगी, राइट? तो ये चीज सबके लिए पॉसिबल ही नहीं है. बट इकोनॉमिक्स में ये है, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ ट्रूथ, नॉट ऑल वांट्स कैन बी सैटिस्फाइड. तो ये इसके कारण स्कैर्सिटी. ठीक है, समझ में आ गया 16? यस. मार्केट इकोनॉमी में प्राइस कैसे डिसाइड होती है, बता सकते हो? मार्केट इकोनॉमी. हाँ, बताओ, मार्केट इकोनॉमी पढ़ा है ना? हाउ इज प्राइस डिसाइडेड इन मार्केट? प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो प्राइवेट ओनर्स ऑफ द फर्म. ओके, देखो, जब भी ये क्वेश्चन पूछे, when they are talking, again write it in your notebook children. Only listening can't help. वापस से ये वीडियो सुन के यदि आप नोटबुक में नहीं कॉपी करेंगे, गया वो. मार्केट इकोनॉमी where demand and supply intersect, जहां जो प्राइस वहां डिटरमाइन हो रही है इक्विलिब्रियम पे. तो मार्केट इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस लगते हैं. ओके, तो प्राइस मैकेनिज्म आउटकम फ्री प्ले होता है मार्केट इकोनॉमी में ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है ना? तो मार्केट क्वेश्चन क्या है, which of the following statements does not apply to market economy? तो अभी मार्केट इकोनॉमी वो जहां डिमांड एंड सप्लाई का फ्री प्ले होता है एंड उनके फोर्सेस से इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है. सो फर्म्स डिसाइड whom to hire and what to produce. ओके, ये होता है मार्केट इकोनॉमी में. फर्म्स एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ये भी होता है.
households decide which firm to work for and what to buy with their income. ये भी सही है. Household जो चीज मांगेगा, जो चीज डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर वही चीज प्रोड्यूस करेगा. कि हाउसहोल्ड किंग ऑफ द बोला जाता है ना, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. तो हाउसहोल्ड जो चीज डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर वही चीज प्रोड्यूस करेगा. बिकॉज अल्टीमेटली हाउसहोल्ड डिसाइड करेंगे what they have to buy, how they have to buy from their limited income. अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज आर द प्राइमरी फोर्सेस. क्या ये बात मार्केट इकोनॉमी के लिए सही है? गवर्नमेंट पॉलिसीज आर द प्राइमरी फोर्सेस that guide the decisions of the firms and households. नहीं, गवर्नमेंट तो एक मेन स्ट्रीम के बाहर ही है. गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती है. मार्केट इकोनॉमी में तो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर अप्लाइड. तो गवर्नमेंट ये ऑड मैन आउट है. बाकी तीनों चीजें हो रही है मार्केट इकोनॉमी में. गवर्नमेंट का एक्टिव रोल नहीं, पैसिव साइड में कुछ हो तो वो आता है गवर्नमेंट बीच में. बाकी प्राइस डिटर्मिनेशन में तो मार्केट इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई आता है. समझ में आ रहा है? हाँ मैं ओके. आज आज है ना शांति है क्लास में. Okay, next question. Which of the following statements is incorrect? Unlike normative economics, positive economics is based on objective analysis of economic issues. The opportunity cost of the good is the quantity of other goods sacrificed to yet another unit of that good. Microeconomics emphasizes interactions in the economy as a whole. None of these. माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल. एंड इस माइक्रो इकोनॉमिक में हम बोलते हैं इट इज अ वर्म्स आई व्यू. मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ. ये कैसे भी पूछ सकते हो वो एग्जाम में. माइक्रो में स्मॉल, वर्म्स आई व्यू, और माइक्रो को कैसे बोल सकते हैं? स्लाइसिंग मेथड. ये सब वर्ड्स माइक्रो के लिए यूज होते हैं. जबकि मैक्रो जो है उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? टोटल या एग्रीगेट. वर्म्स आई व्यू की बजाय हम यूज करते हैं बर्ड्स आई व्यू. सब पता होना चाहिए. ये सब अलग थोड़ा सा है ना. और स्लाइसिंग की बजाय यूज करते हैं लंपिंग मेथड. मतलब चीज क्या है? माइक्रो इकोनॉमी दे जस्ट स्टडी अबाउट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल इकोनॉमी एंड नॉट द होल इकोनॉमी. अब एक बात देखो ये जंगल है. इफ दिस इज अ जंगल, जंगल का टॉलेस्ट ट्री देखो, टॉलेस्ट ट्री, उसके ऊपर कोई बर्ड बैठा हुआ है. वो पूरा जंगल देख सकता है. इनफैक्ट हाँ, एक मूवी में ऐसा है भी, वो आई थिंक मोगली या व्हाट मूवी, जिसमें ना वो बर्ड एकदम टॉलेस्ट ट्री पे जाके बैठता है, उसको पूरा जंगल दिखता है ना. तो अब बर्ड्स आई व्यू यू कैन सी द होल जंगल. तो बर्ड्स आई व्यू बिकॉज यू कैन सी द होल जंगल, इट इज मैक्रो. वेयरएज वर्म्स आई व्यू, यदि एक छोटा सा लीफ है पेड़ पे, उस पे एक वर्म बैठा है, उसको क्या दिखेगा? अपने आसपास का थोड़ा बहुत दिख जाएगा. तो वर्म्स आई व्यू इज स्मॉल एंड माइक्रो, बस अपने आसपास का ही पता चलेगा. तो स्लाइसिंग मेथड मतलब क्या? एक केक, पूरा केक पढ़ लेना, दैट इज लंपिंग मेथड. स्लाइसिंग मेथड सिर्फ एक उस स्लाइस में क्या क्या है, दैट इज स्लाइसिंग मेथड. So microeconomics emphasizes interaction of economy as a whole itself is wrong. It is not micro. It is macro who deals with economy as a whole. Micro तो just studies a small part of it. समझ में आया? ये सब वर्ड्स भी साथ में आपको आने चाहिए माइक्रो और मैक्रो के. हाँ मिस ये पॉइंट समझा, पर बी वाला पे समझा दो ना. None of these कैसे होगा ना?
नहीं मिस, बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? Opportunity cost, the cost of last best alternative which is foregone. Opportunity cost मतलब क्या है, हमेशा ना हमको दो चीज में से सेलेक्ट करना पड़ता है। मान लो कि फर्स्ट मेरे पास दो ऑप्शन थे, देख, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 क्या बोल रहा था कि मैं 3 लाख रुपीज का जॉब कर लूं, दैट वाज ऑप्शन 1। एंड ऑप्शन 2 था मैं खुद का बिजनेस करूं, बट उसके लिए मुझे ये 3 लाख रुपीज की सैलरी तो छोड़नी पड़ेगी ना। तो द द ऑल्टरनेटिव विच आई लेट गो, मैंने छोड़ दिया। तो चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मुझे लगता है मेरे लिए बिजनेस बेस्ट है, तो चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आई लीव द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और उसके जो मैंने छोड़ा ना वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑफ टेकिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मैं इसका एक और एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जाम में आ सकता है। You have only one piece of land. In that one piece of land, either you can go grow wheat, जो कि 15 रुपीज पर केजी में बिक रहा है, और you can grow से corn, जो 12 रुपीज पर केजी में बिक रहा है। तो तुमने सोचा कि wheat उगाने से मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, तो मैं corn छोड़ देता हूँ। तो corn से तुम जितना भी कमाते ना, corn से तुम जितना भी कमाते, जो तुमने छोड़ दिया, वो wheat उगाने का तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बिकॉज यू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सो वॉट एवर यू कुड गेट ऑफ टेकिंग द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वो तुमने छोड़ दिया। यू सैक्रिफाइस द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू गेट द बेस्ट। तो उसको छोड़ने का जो कुछ भी है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ में आ गया? हाँ मिस। ओके, रैशनल पर्सन, रैशनल मतलब जो कॉमन सेंस वाला है, फालतू की हरकतें नहीं करना। सो अ रैशनल पर्सन डज नॉट एक्ट अनलेस, देखो ये इकोनॉमिक्स में बात हो रही है कि कोई भी चीज आपका जो मार्जिनल बेनिफिट है, मार्जिनल का दूसरा वर्ड क्या होता है प्लीज बताओ? मार्जिनल का एक्स्ट्रा दूसरा, एडिशनल। यस, मार्जिनल का दूसरा वर्ड एडिशनल है। So you will not go and buy a second unit until and unless your marginal benefit exceeds your marginal cost. You will not do that. So a rational person does not act unless the action produces marginal benefits that exceeds marginal cost. मार्जिनल बेनिफिट्स हमेशा ज्यादा होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट से, तभी आप वो सेकंड यूनिट को प्रोड्यूस भी करोगे, तभी आप वो सेकंड यूनिट को कंज्यूम भी करोगे। समझ में आ गया? मिस तो डी भी तो हो सकता था। द एक्शन मेक्स मनी फॉर द पर्सन, नहीं, देखो मेक्स मनी इज ओनली सच्चा इन केस ऑफ प्रोड्यूसर। इकोनॉमिक्स में हम प्रोड्यूसर भी पढ़ रहे हैं और कंज्यूमर भी पढ़ रहे हैं। तो कंज्यूमर के केस में मेक मनी नहीं है, स्पेंड मनी है। जबकि ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों पे लगता है। प्रोड्यूसर जब तक प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक उसका मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट से ग्रेटर नहीं है, कंज्यूमर तब तक कंज्यूम नहीं करेगा जब तक उसका मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट से ग्रेटर नहीं है। समझ में आया? हाँ मिस। So with this I end my class. अभी I think दिनेश सिर्फ वो है ना एक और बचा है, 2 वाला है ना? हाँ मिस। Okay, so that I will do in next class. तो प्लीज देखो, सिर्फ है ना मेरे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग देखिए, उसके खुद के नोट्स बनाने हैं नोटबुक में, चैप्टर वाइज, एटलीस्ट यूनिट वाइज, जो आपको खुद को एग्जाम से पहले रीडिंग करना है। दैट विल हेल्प यू, नथिंग एल्स। हम लोग बहुत एमसीक्यू भी करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट भी, बट इतना सारा वीडियो जस्ट बिफोर एग्जाम देखना इज नॉट पॉसिबल। सो सी इट एज द क्लास इज ओवर, सी इट, make your own notes and read them again and again. That will help you because economics, as I told you, is boring. Okay, bye children.
बाय में